फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजिंग क्यूरियोसिटी विद आर के। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये आइडियोलॉजीज की जो हमने स्टार्ट की है सीरीज, उसमें ये अगला कंटिन्यूएशन है जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म। हालांकि कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये यूजीसी नेट के सिलेबस में एक एक्सक्लूसिवली मेंशन किया हुआ टॉपिक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो द कंजर्वेटिव आइडियाज एंड डॉक्ट्रिन। सबसे पहले इमरजेंस की बात करें तो इमरजेंस कब हुआ। सो कंजर्वेटिव जो डॉक्ट्रिन फर्स्ट कम इमर्ज होती है, ये होती है लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास। दे रोज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। ये एक रिएक्शन की तरह रोज हुआ था, किसके अगेंस्ट? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज जो उस समय का हो रहा था उसके अगेंस्ट ये एक रिएक्शनरी एक्शन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा 1789 में होता है, जो एक फर्स्ट सिंबल था। इट वाज द सिंबल ऑफ दिस रैपिड पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। कंजर्वेटिज्म देयरफॉर इनिशियली sought to protect traditional institution and establish social order। सबसे पहले ये क्या करना चाहते हैं? ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं। जैसे हमें वर्ड प्ले से पता चलता है, वर्ड प्ले करें तो कंजर्वेटिज्म। सो कंजर्वेटिज्म मतलब बचाव, जो कंजर्व करते हैं उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो उसके हिसाब से देखें तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिश करते हैं पुराने ही सोशल ऑर्डर को, कोई चेंज करना नहीं चाहते। ये कुछ डिफिकल्ट टर्म्स है जिसकी मैंने मीनिंग दे दी है, ये आपके लिए दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। सो द कंजर्वेटिज्म एंड एशियन रिजिम। ये जो नोट्स हैं ये मैंने एंड्रयू हेवर्ड्स की जो पॉलिटिक्स की किताब है उसमें से निकाले हैं। उसमें हालांकि पैराग्राफ्स की फॉर्म में दिए थे, मैंने इसको पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखने की प्रयास किया ताकि अच्छे से आपको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ और अच्छे से समझ आ पाए आपको। एक बार आपने मेरे से सुन लेने हैं, दूसरी बार आपने वीडियो देख लेनी है और पढ़ लेने नोट्स, आपका काम हो जाएगा। सो द कंजर्वेटिज्म जो इन इट्स अर्ली फॉर्म हैक बैक टू द एंशिएंट रिजिम। एंशिएंट रिजिम क्या होता है? इसका मतलब लिटरल मीनिंग होता है ओल्ड ऑर्डर और रिजिम। It refers particularly to the traditional monarchical and aristocratic order in Europe before the French Revolution। ये ट्रेडिशनल मोनार्की और एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले थी वहां पे। So the conservatives wanted to resist the forces that threatened traditional authority and institution। So उन फोर्सेस को रेसिस्ट करना चाहते थे जो थ्रेट करती हैं, जो एक खतरा पैदा करती हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं ओपोजिशन टू लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। जो कंजर्वेटिज्म थे ये अटेम्प्ट करती हैं रेसिस्ट करना प्रेशर क्रिएटेड बाय द ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म जो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, कंजर्वेटिज्म जो है उसको रेसिस्ट करने का कोशिश करता है। इट डिफेंडेड एंड इंक्रीजिंगली embattled ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर। सो डिवीजन विद इन कंजर्वेटिव थॉट्स में डिवीजन भी होती है। फ्रॉम द बिगिनिंग कंजर्वेटिज्म वाज नॉट ए यूनिफाइड आइडियोलॉजी। ये एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव डेवलप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज की तरह उभर के आया। द टू ब्रॉड टेंडेंसीज कैन बी आइडेंटिफाइड, रिएक्शनरी और अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। ये जो थे ये एसोसिएट करते थे कॉन्टिनेंटल यूरोप के, पर्टिकुलरली विद कॉन्टिनेंटल यूरोप की तरफ ये उनका था ज़्यादा फोकस। कोशियस एंड फ्लेक्सिबल कंजर्वेटिज्म की बात करें, पर्टिकुलरली ये एसोसिएट करते थे ब्रिटेन और लेटर विद द यूएसए। ब्रिटेन और यूएसए से ये ताल्लुक ज़्यादा रखते थे। तो आपने दो इसमें याद रख लेने हैं, एक रिएक्शनरी अथॉरिटेटिव जो यूरोप से ताल्लुक रखते थे, कोशियस एंड फ्लेक्सिबल जो कि ब्रिटेन और यूएस से ताल्लुकात रखते थे। तो इस तरह से आपका जी रह जाएगा। सो द कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंजर्वेटिज्म की बात करें तो इसमें जो फेमस जो हमारे आते हैं, जोसेफ डी मेस्त्रे, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई एम येट टू लर्न द प्रोनाउंस दिस नेम।
So in continental Europe, a strongly autocratic and reactionary form of conservatism emerged. जो हमने देखा ही है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक और रिएक्शनरी फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिव इमर्ज हुआ। उसके जो मेन थिंकर थे वो जोसेफ डी मेस्tre, जो हमने देख लिया वो ही थे। ये जो फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिज्म है ये किससे ताल्लुकात रखता है? स्ट्रांगली रिजेक्ट द रेवोल्यूशनरी आइडियाज। रेवोल्यूशनरी चेंज और रेवोल्यूशनरी आइडियाज को इसने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। डिफेंडेड ट्रेडिशनल अथॉरिटी को इन्होंने डिफेंड किया। एंड इट वाज ऑटोक्रेटिक इन नेचर। ये थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक था अपने नेचर में। तो इन्होंने रिजेक्ट किया किसके फॉर्म को? रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ फॉर्म रिफॉर्म दैट इज आउट ऑफ हैंड। इस तरह से आपको ये ऑटोक्रेटिक का मतलब दे दिया है। बट इट इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ वन रूलर और अ स्मॉल कम्युनिटी। So that is the autocratic rule. Reactionary, these things I think you must remember. So thinker ये हमने देख लिया, conservatism देख लिया, reactionary था, defense of traditional authority and rejection of the revolutionary change का जो core idea था। इतना भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट तो थे ये ब्रिटेन, ब्रिटिश और अमेरिकन कंजर्वेटिज्म की बात करें तो इसमें एडमंड बार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ जाते हैं इसमें। ये अगर कंजर्वेटिज्म की बात आए तो एडमंड बार्क तो आपको याद रखना ही है। ए मोर कॉशियस, फ्लेक्सिबल एंड अल्टीमेटली मोर सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिज्म जो डेवलप हुआ यूके और यूएसए में, ये उसका एक हम कह सकते हैं एडमंड बार्क थे, उसके स्ट्रांगली एसोसिएट करते थे एडमंड बार्क उससे। बार्क डिड नॉट रिजेक्ट ऑल चेंजेस, इसने सारे चेंजेस को रिजेक्ट नहीं किया। इंस्टेड ही आर्ग्यूड फॉर ग्रेजुअल एंड कंट्रोल्ड चेंज। उसने क्या किया कि ग्रेजुअल और कंट्रोल चेंजेस होने चाहिए। इन्होंने बिल्कुल ही वो नहीं बोला कि सारे रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने, बल्कि ग्रेजुअल और कंट्रोल होने चाहिए। हिज फेमस कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कैन बी समराइज्ड एट change in order to conserve. Change in order to conserve. This is a famous quote of Edmund Burke. He also say that इसका मतलब ये है कि conservatives should accept necessary reforms when reforms are required to preserve society. कि reforms necessary जो हैं, जो अपनी सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए रिक्वायर्ड है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको नेसेसरली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट कैसे होने चाहिए रिफॉर्म्स? ग्रेजुअल, प्रैक्टिकल, केयरफुल, कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन। ऐसे चेंज वो एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। देयरफॉर मार्कियन कंजर्वेटिज्म इज सिंपली ओपोजिशन टू चेंज। ये चेंज से नॉट सिंपली ओपोजिशन टू चेंजेस, ऐसा नहीं है कि चेंज के ऑपोजिट कर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका जो की आइडिया वो ये है कि कंजर्व थ्रू कंट्रोल्ड चेंज रादर देन डिस्ट्रॉय थ्रू रेवोल्यूशनरी चेंजेस। तो ये इनका मानना था कि आप चेंजेस लाएं पर एक कंट्रोल चेंज लाएं, वो एक ऐसा ना लाएं कि जो आपका रेवोल्यूशनरी चेंज है वो उसके थ्रू ना लाएं, एक कंट्रोल्ड वे में, ग्रेजुअल वे में चेंज लाएं केयरफुली। नेक्स्ट जो है वो वन नेशन कंजर्वेटिज्म है। इसके जो थे वो भी बार्के ही आते हैं। बार्के फ्लेक्सिबली अप्रोच टू हेल्प ब्रिटेन conservatives accept social reforms. In the 19th century, British conservatism increasingly embraced social reform under the paternalistic banner of one nation. One nation की बात करें तो ये एक पैटर्नलिस्टिक बैनर है। ये बात करते हैं कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में ये एक सोशल रिफॉर्म की तरह बढ़ने लगा कंजर्वेटिज्म में। वन नेशन, सो वन नेशन क्या है? वन नेशन कंजर्वेटिज्म क्या करते हैं? ये एम करते हैं टू प्रिजर्व सोशल यूनिटी बाय एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि आप देख ही नहीं, पैटर्नलिस्टिक का मतलब क्या? पिता समान। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उनको हर एक चीज़ से प्रोवाइड कराता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रोटी, कपड़ा हो, मकान हो, तो उसके हिसाब से कराता है। तो उस वे में आप देखेंगे जो नेशन है, नेशन कंजर्वेटिज्म भी यही कहते हैं कि वो जो सोशल यूनिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कैसे एड्रेस करके कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, पुअर सेक्शन की, वो सोसाइटी की एड्रेस की जाए। सो वैसे आप देख सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। सो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते थे दैट द प्रिविलेज्ड क्लास हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लेस प्रिविलेज्ड। कि जो रिच पीपल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि प्रिविलेज्ड क्लास है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेस प्रिविलेज्ड दैट इज पुअर लोगों के लिए।
पुअर लोगों के लिए वो चीज़ें डोनेट करें, जहाँ कुछ हम उनकी हेल्प करें सोसाइटी में। सो ये पैटर्नलिस्टिक का आइडिया आपको पता चल गया कि द आइडिया दोज विद ग्रेटर पावर, वेल्थ और अथॉरिटी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज बिलो देम, जो हमने बात ऊपर कर ली। सो इंपॉर्टेंट आइडिया इसमें क्या है कि सोशल रिफॉर्म कैसे आएगा, प्रिजर्व सोशल स्टेबिलिटी, प्रिवेंट करना पड़ेगा रेवोल्यूशनरी चेंज को, तो ये इनका मानना है। सो द पोस्ट वार कंजर्वेटिज्म एंड द केन्जियन सोशल डेमोक्रेसी। सो जॉन मिनार्ड कीन्स आपको पता है ब्रिटेन के एक फेमस जो थे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पे, तो वो कैसे देखते हैं उसके बारे में बताते। द हाई पॉइंट ऑफ दिस ट्रेडिशन इन द यूके केम इन द 1950s। कहता है 1950s में इसका एक पॉइंट आ जाता है कंजर्वेटिज्म का, जो केन्जियन सोशल डेमोक्रेसी का पॉइंट। द कंजर्वेटिव पार्टीज एक्सेप्टेड द पोस्ट वॉर सेटलमेंट। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी यूके की, उसने पोस्ट वॉर सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। इट आल्सो एम्ब्रेस्ड इट्स ओन वर्जन ऑफ द केन्जियन सोशल डेमोक्रेसी। उसने अपने ही एक वर्जन को, केन्जियन सोशल डेमोक्रेसी के वर्जन को अपना लिया था। दिस मीन्स कि उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द स्टेट का एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, महत्वपूर्ण एक रोल होता है। इस सोशल वेलफेयर पॉलिसीज भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इनको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इकोनॉमिक मैनेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था कि इकोनॉमिक की मैनेजमेंट को जो है वो एक कैसे की जानी चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू के बाद जो सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। दीज आर द मीनिंग्स। सो लेट अस सी। पोस्ट वॉर सेटलमेंट मीन्स द ब्रॉड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेंसस जो हुआ बिल्ड यूके में, ब्रिटेन में वर्ल्ड वार टू के बाद, जिसमें वेलफेयर स्टेट पॉलिसी और स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी जो है वो चीज़ें शामिल की गई। केन्जियन की बात करें तो ये एक, जैसे कि मैंने बताया कि जॉन मिनार्ड कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के, उनसे स्टूडेंट करते हैं, जो बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन हेल्प मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंटरवीन करे और लोगों की हेल्प करे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप जाने कि जब कोविड-19 हुआ तो सब लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा, एक स्टिमुलस पैकेज लेके आना पड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, नहीं तो इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही थी। इस वे में आप इसको समझ सकते हैं। ये एक न्यू टॉपिक है, द राइज ऑफ द न्यू राइट। सो इसमें क्या था, 1970s के बाद 1917 ऑनवर्ड्स ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स जो थे, दैट आइडिया केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, वो प्रेशर के अंडर आ गया। दिस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू राइट जो था वो बढ़ने लगा। द न्यू राइट रिप्रेजेंटेड अ मेजर शिफ्ट विद इन द कंजर्वेटिव थॉट्स। जो न्यू राइट है ये एक रिप्रेजेंट करता है एक मेजर शिफ्ट कंजर्वेटिव थॉट में। कुछ इसके फीचर देखते हैं, न्यू राइट के फीचर। सबसे पहले इसमें आता है रेडिकली एंटी स्टेटिस्ट थे ये न्यू राइट के फीचर्स। एंटी पैटर्नलिस्ट के एंटी थे ये बोलते थे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर इसका क्लासिकल लिबरलिज्म का। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बात करते हैं, ये स्टेट की जो ये लेशल, हमने पिछली वीडियो में देखा, लेशल फेयर की बात करते हैं कि नो स्टेट इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है लीस्ट और नो स्टेट इंटरवेंशन, कि जो गवर्नमेंट है उसका स्टेट क्या है, स्टेट जहाँ पे मीन होता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लेशल फेयर की बात को करते हैं कि गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म। एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मार्केट ओरिएंटेड आइडिया, वही जो क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज़ हैं वही आइडियाज़ ये एडवोकेट करते थे। ये जो हमने ऊपर बात देखी, एक हम अगर आपको क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडिया पता, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं दोनों पॉइंटों में, कि एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन को भी अपोज करते थे। तो ये इनके कुछ मेजर फीचर आप मेंशन कर सकते हैं। एंटी स्टेटिस्ट वही एक्सेसिव गवर्नमेंट और स्टेट इंटरवेंशन को अपोज करते थे। एंटी पैटर्नलिस्ट अपोज करते थे कि स्टेट एक्ट करे पेरेंट की तरह, एक्सेसिव डायरेक्टिंग करे और कंट्रोल करे उनकी ज़िंदगी को, लोगों की, तो उसके ये खिलाफ थे न्यू राइट वाले। सो द क्लासिकल लिबरल जो इन्फ्लुएंस था वो न्यू राइट पे था। कैसे था,
द न्यू राइट कंजर्वेटिज्म ड्रॉ करते थे हेविली ऑन द क्लासिकल लिबरल थीम्स एंड वैल्यूज। हाउ द न्यू राइट कंजर्वेटिज्म कंबाइन करते हैं कंजर्वेटिव कंसर्न्स फॉर ऑर्डर एंड ट्रेडिशन, क्लासिकल लिबरल एम्फोसाइज ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। जबकि कंजर्वेटिव जो उनका कंसर्न था कि वो ऑर्डर और ट्रेडिशन को बचाएं, जो क्लासिकल लिबरलिज्म थे उनका एम्फोसाइज ज़्यादा था कि वो इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिमिटेड गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे। वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक आइडियाज़ को पे फोकस करते थे। और इसमें जो की थिंकर आप कहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट आ जाते हैं कि F.A. हायक इसमें आ जाते हैं। ये फ्री मार्केट, लिमिटेड गवर्नमेंट और ओपोजिशन टू एक्सेसिव स्टेट प्लानिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी फ्री मार्केट, ये भी इकोनॉमिस्ट, फ्री मार्केट इकोनॉमीज और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेम चीज़ें ये करते हैं। रॉबर्ट नोजी का आपने सुना ही होगा, रॉबर्ट नोजी का नाम। ये मिनिमम स्टेट की बात करते हैं, मिनिमल स्टेट एंड इंडिविजुअल राइट की जो बात करते हैं। सो इस वे में आपने ये चार्ट याद रख लेना है, फ्लो चार्ट सा बना दिया मैंने रिवीजन के लिए। इसको देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म हुआ। उन्होंने बोला डिफेंस ऑफ ट्रेडिशंस होने चाहिए, डिविजन्स नहीं है, जो डिवीजन को बचा के रखना चाहिए। इसमें हमारे जोसेफ दी मेस्त्रे जो रेवोल्यूशनरी कंजर्वेटिज्म को ग्रो करते हैं। उसके बाद ऑटोक्रेसी रिजेक्ट करते हैं रिफॉर्म्स को। उसके बाद एडमंड बर्क जो ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं कि चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व की बात ये करते हैं, इसको आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म्स की बात करें, 19th सेंचुरी ब्रिटेन में वन नेशन कंजर्वेटिज्म का ग्रो होता है। ये पैटर्नलिज्म की बात करते हैं, पेरेंट स्टेट की बात करते हैं कि पेरेंट की तरह होना चाहिए, पेरेंट। सोशल रिफॉर्म्स 1950s, स्टेट पोस्ट वार सेटलमेंट, इसमें हम देखते हैं 1950s में। इसमें केन्जियन सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसमें वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए जब इकोनॉमी डाउन जा रही हो, जैसे कि हमने उस समय देखा वर्ल्ड वार 2 के बाद। वेलफेयर स्टेट प्लस स्टेट इंटरवेंशन, ये 1970s ऑनवर्ड जो हम देखते हैं न्यू राइट कंजर्वेटिज्म। इसमें एंटी स्टेटिस्ट की बात करते हैं, स्टेट का रोल मिनिमम, जो कि कीन्स बोलते था, उससे ऑपोजिट ये बोलते हैं कि स्टेट का रोल मिनिमम। स्टेट एंटी स्टेटिस्ट बोलते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट को पेरेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। जो क्लासिकल लिबरलिज्म की तरह ये थोड़ा सा बिहेव करने लग जाते हैं, जिसमें वो नेशनल फेयर की बात करते हैं और इंडिविजुअल के फ्रीडम और राइट्स की बात ये यहाँ पे करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट और फ्री मार्केट की बात ये करते हैं, समझ आ जाएगा। उनके जो की आइडियाज़ हैं, की आइडियाज़ कह लो, फीचर्स कह लो, पेपर में अगर क्वेश्चन में आएगा तो लिख सकते हैं, ऐसे कम ही आता है इस पर। सो देखते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिशन। सो सेंट्रल थीम है डिजायर टू कंजर्व, सबसे पहले उनका थीम ही यही है कि वो बचाना चाहते हैं। ट्रेडिशन क्या, कंजर्व, डिजायर टू कंजर्व। सो द कंजर्वेटिव्स वैल्यू established customs, traditions and institutions that have endured over time। वो उसकी वैल्यू करते हैं कंजर्वेटिव्स, जो कस्टम्स, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन है जो टाइम के साथ अभी तक चलते आ रहे हैं। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट दैट अकोमुलेट विजडम ऑफ द पास्ट। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि जो पास्ट की विजडम अकोमुलेट की गई है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशन टेस्टेड बाय टाइम शुड बी प्रिजर्व, जो इंस्टीट्यूशन है वो जो टाइम से टेस्ट किया गया उनको वो भी प्रिजर्व करना जरूरी है। सो ट्रेडिशंस प्रोवाइड क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूटी करते हैं, स्टेबिलिटी करते हैं, सेंस ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल बिलोंगिंग करते हैं। सो की आइडिया इज preserve the past for the benefit of the present and future generation, important। next is the pragmatism। so pragmatism क्या होता है, तो conservatism have a limited view on human rationality because society and the world are highly complex, therefore they distrust abstract principle, grand theoretical system and attempts to redesign society according to reason alone। सो वो एक सिर्फ एक रीजन का सहारा नहीं लेते, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। वो प्रैग्मेटिज्म इज दैट प्रैक्टिकल अप्रोच। सो उनका जो मेन फेथ है वो एक्सपीरियंस में है, हिस्ट्री में है, प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस में है। तो प्रैक्टिकली क्वालिटी पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो व्हाट वर्क्स, कंजर्वेटिज्म इज ऑफनली डिस्क्राइब्ड एज एन
attitude of mind or the approach of life rather than a rigid ideology. Pragmatism does not mean unprincipled opportunism. Pragmatism means practical solution based on the experience and circumstances. ये वो करते हैं, वो बोलते हैं कि ह्यूमन इनपरफेक्शन है ह्यूमन कैसे। कंजर्वेटिज्म हैज अ ब्रॉड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर को बोलते हैं कि वो लिमिटेड है, डिपेंडेंट है, सोसाइटी सीकिंग है और अटैच्ड टू द फेमिलियर एंड ट्राइड एंड टेस्टेड, उसके साथ वो फेमिलियर है। Humans are also considered morally imperfect माना गया है, being influenced by selfishness, greed, thirst for power के लिए प्यास, thirst. The root of crime and disorder are therefore located largely in the human nature rather than society. ये बोलते हैं कि जो क्राइम और डिसऑर्डर होता है वो ह्यूमन नेचर की वजह से होता है, सोसाइटी के नहीं, ये उनका मानना है। therefore ये बोलता है कि मेंटेनिंग ऑर्डर रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रिक्ट लॉ, स्टिफ पेनल्टीज, ये वो मानते हैं। देयरफॉर ह्यूमन इम्परफेक्शंस नीड फॉर अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो मानते हैं कि ऑर्डर क्यों बोलते हैं कि ह्यूमन इम्परफेक्शन की वजह से ही कंजर्वेटिज्म मान की ऑर्डर। ऑर्गेनिसिज्म की बात करें तो स्टेट इज व्यूड एज ए ऑर्गेनिक होल और द लिविंग एंटिटी रादर देन एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। स्टेट को एक होल और एक लिविंग एंटिटी की तरह व्यू करते हैं, एक आर्टिफिशियल क्रिएशन के से नहीं की तरह नहीं। सोसाइटी डेवलप की जाती है थ्रू नेचुरल नेसेसिटी की वजह से, थ्रू नेशनल नेसेसिटी, नॉट सिंपली थ्रू ह्यूमन डिजाइन। ये कहते हैं कि सोसाइटी जो डिजाइन की वो नेचुरल नेसेसिटी से की गई है, सिंपली ह्यूमन डिजाइन की तरह से नहीं की गई। वो कहते हैं इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, सोशल लोकल कम्युनिटीज, नेशन कंट्रीब्यूट्स टू सोशल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, लोकल कम्युनिटीज एंड ये नेशन कंट्रीब्यूट करता है सोशल हेल्थ और स्टेबिलिटी की तरफ। द होल इज मोर देन द कलेक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट, की जो होल है वो मोर है, तो ये आप कर सकते हैं अंडरलाइन कोड को। द होल इज मोर देन द कलेक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। शेयर्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज, कॉमन कल्चर आर एसेंशियल फॉर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं कि जो शेयर ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं और कॉमन कल्चर हैं वो एसेंशियल है किसके लिए, कम्युनिटी के लिए, सोशल कोहेजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ऑर्गेनिसिज्म का क्या मतलब है, सोसाइटी इज लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट, कि जो म्यूचुअली डिपेंडेंट है। हिरार्की, कंजर्वेटिज्म हिरार्की में मानते हैं, ये सबको पता है, ये इसका कभी फीचर बन जाता है। सो कंजर्वेटिज्म सी social hierarchy and differences in status as natural and inevitable ये उसको मानते हैं। For example, employees, workers, teacher, pupil, parent, child, ये hierarchy बनी हुई है। Hierarchy does not necessarily produce conflict because of society is based on the mutual obligation, reciprocal duties. Social position is partly determined by luck and incident of birth, जो सोशल पोजीशन है वो बर्थ, लक और बर्थ से डिटरमाइन की जाती है पार्टली। देयरफॉर prosperous and privileged have the responsibility to care for the less fortunate, कि इसी वजह से जो लेस फॉर्चुनेट हो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो प्रिविलेज्ड और प्रोस्पेरिटी जिनके पास ज़्यादा उनकी बनती है। ये हायरार्की की बात करते हैं कि हायरार्की प्लस म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है, सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है। रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल और इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ साइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी की बात ये करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा। अथॉरिटी इज जनरली एक्सरसाइज्ड फ्रॉम अबव, ये ऊपर से ही की जाती है, प्रोवाइड करती है लीडरशिप, गाइडेंस और सपोर्ट। अथॉरिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज लैकिंग सफिशिएंट नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। एग्जाम्पल पेरेंटल अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन, ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Earlier, conservatism emphasized on natural aristocracy. Modern conservatives increasingly associate authority with experience और training से वो एसोसिएट करते हैं कि जो अथॉरिटी प्रमोट करती है सोशल कोर्जन बाय गिविंग पीपल अ क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, लोगों को एक क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट
इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उसकी भी वो बात करते हैं। फ्रीडम मस्ट को एग्जिस्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो फ्रीडम है वो को एग्जिस्ट करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फ्रीडम देयरफॉर इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, सो फ्रीडम क्या इन्वॉल्व करती है, ड्यूटीज को एक्सेप्ट करना और ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करना। तो फॉर्मूला इसमें क्या है, अथॉरिटी गाइडेंस प्लस ऑर्डर इज इक्वल टू सोशल कोर्सन। ये एक तरह से फॉर्मूला जो दिया गया, ये एक तरह की एक ट्रिक बनाई गई है रिमेम्बर करने के लिए चीज़ों को। सो इस हिसाब से आप देखेंगे। प्रॉपर्टी, लास्ट में प्रॉपर्टी की बात करें। कंजर्वेटिज्म रिगार्ड प्रॉपर्टी ओनरशिप एज वाइटल बिकॉज इट प्रोवाइड, क्यों करते हैं वो वाइटल, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इज आल्सो एन एक्सटीरियराइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी, की पर्सनैलिटी का एक बाहरी रूप, कि पीपल एक्सप्रेस पार्ट ऑफ देमसेल्फ थ्रू व्हाट दे ओन सच एज हाउस एंड कार्स, कि वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही माना जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स ड्यूटीज एज वेल एज राइट्स, प्रॉपर्टी में सिर्फ राइट्स नहीं होते, ड्यूटीज भी होती हैं। उनका मानना है कि ओनर्स आर व्यूड एज ए कस्टोडियन रादर देन एब्सोल्यूट मास्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो कस्टोडियन की तरह देखे गए हैं प्रॉपर्टी में, ना कि वो मास्टर की तरह देखे गए हैं, सिर्फ मास्टर। सो प्रॉपर्टी में भी इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट जनरेशन की तरह से आ सकती है, प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व की जा सकती है। इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है एक्सटीरियराइजेशन, मीन एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इंटरनली और पर्सनली ऑन एन एक्सटर्नल फॉर्म, दैट इज व्हाट इज एक्सटीरियराइजेशन। कस्टोडियन मीन, आई थिंक यू नो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्विंग समथिंग, दैट इज कस्टोडियन। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कुछ आइडियाज और फीचर्स थे कंजर्वेटिज्म के। एक मैंने ये सारे फीचर्स यहाँ पे लिख दिए जो मैंने ऊपर पढ़े। हम एक बार सबको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेडिशंस को देखा, फिर ट्रेडिशंस कैसे कंजर्वेटिज्म का एक इम्पोर्टेंट फीचर है और की आइडिया है। उसके बाद हमने प्रैग्मेटिज्म को देखा। नेक्स्ट हमने ह्यूमन इनपरफेक्शंस को देखा कि कैसे वो एक डिजायर फॉर पावर उसमें होती है, थ्रस्ट फॉर पावर होती है। ऑर्गेनिसिज्म को देखा कि स्टेट जो है वो होल है और वो इंटरकनेक्टेड है, इंस्टीट्यूशन से वर्क करते हैं कॉमन गुड के लिए। हियरार्की हमने देखी कि सोसाइटी में हियरार्की होती है, रिच और पुअर होते हैं, बट वो सोशली कोर्जन में और यूनिटी में रहते हैं, ताकि कब रहते हैं, जबकि दोनों अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकें। अथॉरिटी की बात की कि हमें लीडरशिप चाहिए, अथॉरिटी फ्रॉम ऊपर से चाहिए, लीडरशिप गाइडेंस और कोर्जन के लिए वो चाहिए। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी की बात की। प्रॉपर्टी हमने देखा कि ये सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो ओनर्स है वो कस्टोडियन है, ना कि एब्सोल्युटली वो उनके जनरेशन के लिए ही है। सो ये सब चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो जो हमने पीछे पढ़ा, पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म है। पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म मीनिंग्स देखते हैं, मीनिंग्स एंड रूट्स। पैटर्नलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैंड ऑफ द कंजर्वेटिव थॉट्स। कंजर्वेटिव थॉट्स का जो ये इम्पोर्टेंट एक स्ट्रैंड, एक ब्रांच मानी गई है। इट इज कंप्लीटली कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव प्रिंसिपल सच एज, ये कंप्लीटली उसके साथ कंसिस्टेंट है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जैसे कि हायरार्की और ऑर्गेनिसिज्म, हायरार्की एंड ड्यूटी। Therefore, paternalism can be seen as an outgrowth of traditional conservatism. ये एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म का ही एक आउटग्रो है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स आप देख लें। आउटग्रोथ मतलब एक उसका एक्सटेंशन, एक उसका नेचुरली उससे ही आइडिया से निकला हुआ। सो इसमें जो थिंकर हैं वो बेंजामिन डिसरेली एंड उसके पैटर्नलिज्म की बात करते हैं। तो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म जो है वो ओफनी ट्रेस बैक होता है बेंजामिन डिसरेली से। डिसरेली जो इम्पोर्टेंट ब्रिटिश कंजर्वेटिव थिंकर्स थे और पॉलिटिशियन थे, उनके जो मेन पैटर्नलिज्म के आइडिया है वो कॉम्बिनेशन है प्रूडेंस और प्रिंसिपल के। प्रूडेंस मीन्स प्रैक्टिकल विजडम की बात वो करते हैं। मेकिंग केयरफुल डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल देयर कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करके डिसीजन लेने वाले को प्रूडेंस और प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करते थे। नेक्स्ट, टू नेशंस, रिच द रिच एंड द पुअर।
जो डिसरेली थे ये वॉर्न करते हैं द डेंजर ऑफ द यूके, डिसरेली वॉर्न करते हैं कि डेंजर ऑफ द यूके बीइंग डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, कि वो यूके को एक डेंजर है कि वो दो नेशन में डिवाइड हो जाएगा, पुअर और द रिच। दिस रिफ्लेक्ट ए वाइड स्प्रेड कंजर्वेटिव फेयर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, ये रिफ्लेक्ट करता है एक कंजर्वेटिव का वाइड स्प्रेड फेयर कि वहाँ पे कहीं सोशल रेवोल्यूशन ना हो जाए। ग्रोइंग inequalities and social divisions could threaten the stability of society, ये सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है उसको एक थ्रेट पैदा कर सकता है अगर ये इनइक्वालिटीज और सोशल डिवीजन बढ़ी। देयरफॉर प्रिविलेज्ड क्लास है उनको एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये उसका मानना है। सो ये की आइडिया क्या है कि सोशल इनइक्वालिटीज है, सोशल डिवीजन होगा, रिस्क ऑफ रेवोल्यूशन होगा, तो उसकी वजह से जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनको रिफॉर्म लेना पड़ेगा, नीड फॉर रिफॉर्म। सो अभी वो रिफॉर्म कैसे बताएं, रिफॉर्म फ्रॉम अबव वर्सेस रिफॉर्म रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो। अगर प्रिविलेज्ड क्लास रिफॉर्म कर दें वो अबव से करेंगे, अगर पुअर जो है लेस प्रिविलेज्ड हैं वो रेवोल्यूशन करेंगे तो वो बिलो से करेंगे, मतलब वो पुअर लोग करेंगे, तो ऐसे हेडिंग में बनाई गई। सो दिस रैली अपील्ड टू द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिविलेज्ड, की तुम्हारे ही सेल्फ इंटरेस्ट की बात है कि द प्रिविलेज्ड क्लास वर एनकरेज्ड टू रिकॉग्नाइज्ड दैट revolution from above is preferable to the revolution from revolution from below, reforms from above is preferable to revolution from below, कि जो above से रिफॉर्म होंगे वो ज़्यादा प्रेफरेबल है ताकि नीचे से रेवोल्यूशन रिवोल्ट ना हो जाए। The upper classes should voluntarily introduce reforms rather than wait for the lower class to revolt, वही बात कि अपर क्लास को वॉलंटरली इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए रिफॉर्म्स, ना कि वेट करना चाहिए लोअर क्लास का रिवोल्ट करने का, नहीं तो लोअर क्लास जो है लेस प्रिविलेज्ड रिवोल्ट कर देंगे पुअर पीपल। दस सोशल रिफॉर्म बिकम ए मीन ऑफ प्रिजर्विंग सोशल स्टेबिलिटी, जो सोशल रिफॉर्म है वही एक मीन बना सोशल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने का। सो रिफॉर्म अबव फ्रॉम अबव का क्या मतलब है कि चेंज जो इंट्रोड्यूस किए जाएं रूलिंग और प्रिविलेज्ड क्लास से। रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो का क्या मतलब है, द रेडिकल चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द मोबिलाइजेशन और रिवोल्ट ऑफ द लोअर और द oppressed ग्रुप्स, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। सो द नेक्स्ट थिंग इज द ड्यूटी एंड सोशल ऑब्लिगेशन। सो द पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म इज नॉट based on the self interest of the privileged, it is also based on the principle of the duty and social obligation, ये सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर प्रिविलेज्ड के ऊपर बेस नहीं है, ये ड्यूटी ऑफ, ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे, ड्यूटी और सोशल ऑब्लिगेशन के प्रिंसिपल पे निर्धारित किया गया बेस्ड है। दीज आइडियाज वर रूटेड इन द न्यू फेडरल कंसेप्ट दैट इज पर्टिकुलरली नोबलीज ऑब्लिग। नोबलीज ऑब्लिग एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, इसका मतलब नोबेलिटी का ऑब्लिगेशन ऑब्लिग्स, नोबेलिटी का क्या, इट रेफर्स टू द आइडिया that people who possesses wealth, status and privilege have corresponding responsibility towards other, कि जो लोगों के पास वेल्थ है, स्टेटस है और प्रिविलेज है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दूसरे लोगों के लिए। प्रिविलेज देयरफॉर क्रिएट सोशल ऑब्लिगेशंस, जो प्रिविलेज हैं वो सोशल ऑब्लिगेशन बना लेते हैं। सो द प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। सो ड्यूटी इज द प्राइस ऑफ प्रिविलेज, ड्यूटी जो है वो प्राइस है प्रिविलेज का, ये एक इंपॉर्टेंट कोट है। द सेंट्रल कहते जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ही यही है कि ड्यूटी इज द प्राइस ऑफ प्रिविलेज। द पावरफुल एंड द प्रॉपर्टीड हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द वेल लेस ऑफ, कि जो पावरफुल और प्रॉपर्टीड क्लास है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेल लेस ऑफ की हेल्प करें। तो ये कंजर्वेटिज्म का ये भी मानना है, कौन से वालों का, दैट इज पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म वालों का। सो वेल्थ एंड सोशल स्टेटस शुड देयरफॉर बी accompanied by the social responsibility के द्वारा होनी चाहिए, ये इनका मानना है। The next, the privileged classes should act in the broader interest of the social cohesion, social unity and social stability, वही सोसाइटी को कर्ज करके रखना, यूनिटी बनी रहे और स्टेबिलिटी बन रही। प्रोटेक्टेड यू नो, सोशल कोर्जन आई थिंक यू नो, सोशल कोर्जन मीन्स डिग्री टू विच द मेंबर ऑफ सोसाइटी रिमेन यूनाइटेड एंड मेंटेन सोशल बॉन्ड्स, कि एक डिग्री ऑफ सोसाइटी में
वो यूनिटी बनी रहे और एक सोशल बॉन्ड को मेंटेन करते रहें। सो वन नेशन कंजर्वेटिज्म इसमें कैसे आएगा? द कम्बिनेशन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिफॉर्म्स प्लस hierarchy produced the one nation principle. It became a cornerstone of the Tory position. The basic aim was to prevent society from becoming divided between rich and poor. It sought to maintain social unity without abolishing social hierarchy. Important point: one nation conservatism cannot seek complete social equality. ये बोलते हैं कि जो कम्बिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिफॉर्म का, हायरार्की का, ये प्रोड्यूस करता है वन नेशन प्रिंसिपल का, जो कि टोरी पोजीशन का एक कॉर्नरस्टोन बना। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये प्रिवेंट करता है, बेसिक एम जो है प्रिवेंट करना है किसको? डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड होने से प्रिवेंट करना है पुअर और रिच में। वही जो बात हमने पीछे पढ़ी वही बोलता है कि सोशल यूनिटी को मेंटेन किया जाए और सोशल जो हायरार्की है वो भी एबोलिश ना हो, उसके बिना एबोलिश किए। सो वन नेशन ये मानता है कि जो सोशल इक्वालिटी है वो सीख नहीं की जा सकती, कंप्लीटली सीख नहीं की जा सकती, कि तुम मेंटेन कर सकते हो सोशल यूनिटी बट तुम वही है कि सोशल हायरार्की को अबोलिश नहीं कर सकते। ये उनका मानना था। सो ये क्या सीख करता है? सोशल, ये बोलता है कि ये कंप्लीट सोशल इक्वालिटी को सीख नहीं करता, ये कोहेजन, स्टेबिलिटी और ऑर्गेनिक हायरार्की को सीख करता है। हायरार्की बोलते बनी रहनी चाहिए, पर वही है कि वो हायरार्की वो ऐसे होनी चाहिए कि वो यूनिटी में जी रहे हैं, पुअर और रिच वो यूनिटी में जी रहे हैं, एक के साथ एक दूसरे के साथ वो कोहेजन में रह रहे हैं और यूनिटी है उनके बीच में। वन नेशन प्रिंसिपल के की फीचर्स देखें। सो वन नेशन प्रिंसिपल जो है हमने देखा, उसके की फीचर की बात करें तो ऑर्गेनिसिज्म की बात करते हैं कि सोसाइटी इज एन वाइड, सोसाइटी इज एन इंटरकनेक्टेड होल, तो इंटरकनेक्टेड है ऑर्गेनिज्म। हायरार्की की बात करते हैं कि सोसाइटी में नेचुरली लेवल्स और स्टेटसेस बने हुए हैं। ड्यूटी की बात करते हैं कि प्रिविलेज क्रिएट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ड्यूटी का। पैटर्नलिज्म की बात करते हैं कि पावरफुल जो ग्रुप हैं शुड केयर फॉर द वीकर ग्रुप, पैटर्नलिज्म पापा की तरह, पेरेंट की तरह। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, सोशल रिफॉर्म प्रिवेंट्स रेवोल्यूशनरी अपहेबल, अगर हम रिफॉर्म्स करते रहेंगे वो रिवोल्ट को बचाएंगे। ओब्लिक नोबलिस ओब्लिस की बात करें तो प्रिविलेज्ड जो पीपल हैं हैव ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अदर, प्रिविलेज्ड लोगों का ऑब्लिगेशन बनता है दूसरे लोगों के लिए। वन नेशन की बात करें तो यूनिटी मेंटेन करता है, यूनिटी बिटवीन द डिफरेंट सोशल क्लासेस। ये सोशल क्लासेस को खत्म करने की बात नहीं करता, बट उसको बोलता है कि वो मेंटेन करता है यूनिटी को सोशल डिफरेंट सोशल क्लासेस में। सोशल कोहेजन की बात करें, प्रिजर्व करता है यूनिटी और स्टेबिलिटी को। एट द सेम टाइम सोशल जो क्लासेस बनी है वहाँ पे, सोसाइटी के बीच में जो क्लासेस बनी है उसको अबोलिश ये नहीं करता, अबोलिश करने को नहीं बोलता, ये याद रखना आपने। सो ये फिर से वही उनका एक चार्ट की फॉर्म में मैंने दे दिया, आप इसको देख लेना। ये कंक्लूजन अगर पेपर में आंसर आता तो लिख सकते हैं कि पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म सीक्स टू प्रिजर्व हायरार्की रादर देन एस्टैब्लिश इक्वालिटी। हायरार्की की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। इट आर्ग्यूज दैट प्रिविलेज मस्ट बी accompanied बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट टाइमली रिफॉर्म फ्रॉम अबव कैन प्रिजर्व द रिवोल्ट फ्रॉम बिलो। जो हमने ऊपर देखा कि जो प्रिविलेज्ड हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और रिफॉर्म ऊपर से करने चाहिए, ताकि जो नीचे लोग हैं जो लेस प्रिविलेज हैं वो रिवोल्ट ना करें, रिफॉर्म फ्रॉम बिलो। सो दिस लॉजिक फॉर्म द बेसिक ऑफ द डिसरेलीज वन नेशन कंजर्वेटिज्म। सो ये वन नेशन कंजर्वेटिज्म का जो बेसिस है उसका बनता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसके थिंकर्स आ जाते हैं, उनके की आइडियाज आ जाते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर है वो फर्स्ट एडमंड बर्क हैं, उसके बाद बेंजामिन डिसरेली, उसके बाद लॉर्ड एक्टन भी हम मान सकते हैं, लेकिन एफ हायक और ओकशॉट, ये चार तो आपने बिल्कुल नहीं भूलने ना, बाकी आप एक पल के लिए भूल भी सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडमंड बर्क 1729 से 1797 तक ये रहे। ये इनका फेमस कोट हमने पहले ही पढ़ लिया कि चेंज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व कंजर्व। सो ये डिफेंडर हैं किसके? ट्रेडिशन के और इनहेरिटेड इंस्टीट्यूशन के। ये अपोज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट राइट्स और रेडिकल रेवोल्यूशंस को, ये अपोज करते हैं। सोसाइटी इज ए पार्टनरशिप अक्रॉस जनरेशन, ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक पार्टनरशिप है जनरेशन के क्रॉस, ये इनका मानना है। सेकंड जो थे वो बेंजामिन डिसरेली है, डिसरेली, जो 1804 और 1881 तक रहते हैं।
ये बोलते हैं कि रिफॉर्म फ्रॉम अबव इज बेटर देन द रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो। ये इनका मानना था। ये रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये वन नेशन कंजर्वेटिज्म को एडवोकेट करते हैं। ये बोलते हैं कि फियर ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल, इनको फियर था किसका, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए और सोशल रेवोल्यूशन हो जाए, इनको डर था, इसलिए वन नेशन कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि ड्यूटी ऑफ ए प्रिविलेज्ड टू केयर फॉर द लीस लेस फॉर्चुनेट, क्यों जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनकी ड्यूटी है वो लेस फॉर्चुनेट को प्रोवाइड करें, उनकी केयर करें। नेक्स्ट लॉर्ड एक्टन, ये बोलते हैं पावर स्टैंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये एम्फोसाइज करते हैं लिबर्टी पे, अंडर लॉ की लिबर्टी होनी चाहिए पर वो कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। ये बोलते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए और फ्रीडम की, इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मोरल लिमिट ऑन पावर, ये जो पावर है उस पर मोरल लिमिट्स लगाते हैं। नेक्स्ट इज द एफ ए हाइक, 1834 से 1992 तक ये रहते हैं। ये लॉर्ड एक्टन के से के ईयर में ही इनका बर्थ होता है। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करती है, यहाँ पे 1892 आएगा, ये आप देख लें थोड़ा सा, यहाँ पे 18 आएगा 1892। सो द रोड टू सर्फडम इज पेव्ड विद गुड इंटेंशन, ये इनका मानना है कि सर्फडम का जो रोड है वो गुड इंटेंशन से पेव किया गया। ये थे चैंपियन किसके, फ्री मार्केट और इंडिविजुअल लिबर्टी के, कि फ्री मार्केट होनी चाहिए और इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए। जो होते डेंजर्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड स्टेट ओवररीच, सेंट्रल प्लानिंग और स्टेट ओवररीच का डेंजर ये बताते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग से क्या क्या हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देते हैं, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर ऑफ मार्केट का कंसेप्ट ये देते हैं। चलो ये आपका होमवर्क है, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर ऑफ मार्केट होता क्या, या पढ़ेंगे और कमेंट में डाउन करेंगे। माइकल ओकशॉट ये 1901 से 1991 तक ये रहती हैं और ये कंजर्वेटिज्म कहते हैं, कंजर्वेटिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, कि ये इनकी फेमस कोट है कि एटीट्यूड माइंड का है। डिस्ट्रस्टेड आइडियोलॉजी एंड यूटोपियन पॉलिटिक्स, जो ये वो बोलते हैं कि ये आइडियोलॉजीज और यूटोपियन पॉलिसीज को डिस्ट्रस्ट करती हैं। पॉलिटिक्स शुड बी अबाउट कंजर्विंग दैट इज प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस ऑर्डर एंड नॉट रीमेकिंग सोसाइटीज। ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि वो प्रिजर्व करें, कंजर्व करें ऑर्डर और ट्रेडिशंस को, ना कि सोसाइटी को रीमेक करें। ये एम्फोसाइज करते हैं प्रैक्टिकल विजडम पे, ये इनका प्रैक्टिकल विजडम पे एम्फोसाइज ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो है वो रोजर स्क्रूटोन होते हैं, स्क्रूटोन ये 1944 से 2020 तक रहते हैं, रिसेंटली नहीं ये तो। ये बोलते हैं कंजर्वेटिज्म सीक्स टू चेरिश व्हाट इज बेस्ट एंड नोन, की कंजर्वेटिज्म वो बताता है कि बेस्ट क्या है और क्या नोन है अभी तक, उसमें से बेस्ट क्या है। ये डिफेंस करता है ट्रेडिशन कल्चर और नेशंस का, ये इसको डिफेंस करते हैं। ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस बताते हैं फैमिली रिलीजन और नेशनल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस, ये बताते हैं। कौन बताते हैं, रोजर जी बताते हैं। ये स्पेक्टिकल ऑफ रेडिकल सोशल चेंजेस, स्पेक्टिकल रहते हैं सोशल ऑर्डर चेंज के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आप याद को, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। So with this we come to an end to this lecture. I hope you like the video. If you like, please hit the like button. And if you haven't subscribed, please subscribe to our channel. That will give us motivation. And leave your feedback in the comment section. And we'll come soon with the next ideology video. I think next will be socialism or maybe Marxism. So we'll see what it is and we'll come with that. So that's it from my side. Thank you.